हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपका पार्लियामेंट संसद टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है। इसको देख लेंगे, ठीक है। संसद के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, क्या कैसे मिलकर संसद बनता है, कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सामान्य अध्ययन भाग 2 है। आपका लक्ष्मीकांत में जैसे ही दिया गया है वैसे हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, कैसे इसका ये कैसे इसकी प्रणाली है, मतलब कैसे इसका नेचर है और कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप इस मतलब नोट्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। थोड़ा सा हम एक दो पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आपको उसी तरफ से ओवरव्यू मिल सके, ठीक है। तो देखिए, पहले संसद पार्लियामेंट, देखिए 1954 से पहले हमारे इस संसद को, मतलब आपको ये संसद नहीं, राज्य परिषद या जनता का परिषद बोला जाता था। क्या सॉरी, क्या बोला जाता था? राज्य परिषद और जनता का परिषद बोला जाता था। राज्य परिषद किसको बोला जाता था? तो राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था। और जनता का परिषद किसको बोला जाता था? लोकसभा को। जनता का परिषद मतलब आज भी है, हम सब वोट देंगे तभी तो लोग मतलब चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए तभी आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये है आपका राज्य परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, जनता का परिषद। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा गया राष्ट्रपति। अब देखिए, संसद आपका तीन बॉडी से मिलकर बनता है। एक होता लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट खुद ही होते हैं। तो तीन लोगों से मिलकर बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति तो मतलब संसद तो मिलकर राष्ट्रपति बनाता ही है, लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता। अब देखिए, ये मत रटिए कि इसका सदन का राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, रटिए मत। थोड़ा सा इसको लॉजिक समझा करिए। देखिए क्या होता है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है? जो आपका लोकसभा चलती है वहाँ पर स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं स्पीकर, ठीक है। तो ओम बिरला जी स्पीकर हैं। जब वो आपके आते हैं वहाँ पर सिटिंग, जहाँ पर उनका चेयर होता है वहाँ पर जब बैठते हैं तो क्या होता है, सभी लोग वो खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे मोदी जी के कैबिनेट मंत्री हों या विपक्ष के राहुल गांधी हों, सब लोग खड़े हो जाते हैं। अगर आपके राष्ट्रपति वहाँ पर मान लीजिए मेंबर हो जाते हैं, इसी चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, ठीक है, तो क्या वो भी तो खड़े ही होंगे? क्योंकि वहाँ पर माना क्या जाता है, जो आपके उनकी पोस्ट है स्पीकर की, वो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। उस समय प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ से सिनेरियो होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तब राष्ट्रपति को भी खड़ा होना पड़ेगा। तो राष्ट्र ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति आपका क्या होता है, एक सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा सुप्रीम होता है हमारे देश का। तो वो इसीलिए ऐसा ही लॉजिक समझिए कि ऐसा ही अब हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है कि ये संसद के भाग हो सकते हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक गरिमा होती है राष्ट्रपति की। तो ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में, संसद सत्र आहूत राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, और लोकसभा को विघटित भी करते हैं। तो संसद को दिखे, आहूत मतलब दोनों लोग को बुलाया कौन जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो वो स्पीकर के द्वारा, ओम बिरला जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, नहीं तो आप सब कंफ्यूज होते होंगे कि अध्यक्षता वही, मतलब अध्यक्षता वही समझ लेते होंगे कि ये राष्ट्रपति करते, नहीं। राष्ट्रपति सिर्फ आहूत करते हैं, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। जैसे क्या होता है आपका, तो मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई शादी पार्टी कोई बुलाने जाता है, और क्या हुआ वहाँ पर कोई अध्यक्षता, मतलब कोई मेन वो होता है, तो वही होता है, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, लोकसभा विघटित कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे आपका क्या हुआ, अभी इलेक्शन होने वाला है तो लोकसभा उससे पहले कौन विघटित करता है? ये राष्ट्रपति करेगा, ठीक है।
या कोई भी मतलब ये विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाया वो नेता या प्रधानमंत्री, तो क्या होगा, लोकसभा विघटित कर देता है राष्ट्रपति। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति क्या हो करता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा के बारे में अभी हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। लोकसभा के बारे में, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व यही लोकसभा ही करता है। ठीक है, कैसे, जैसे अभी आप जो वो इलेक्शन होगा, आप डायरेक्ट वोट डालेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका ही प्रतिनिधित्व होता है। ये नहीं कि राज्यसभा की जैसे आप विधायक को वोट दिए तो विधायक जाके एमपी को, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट वोट देंगे लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। तभी ये सब डिटेल में हम बताते हैं। अब देखिए दोनों सदनों की संरचना के बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पर है राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना देखिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। कितना, 250 सदस्य। 238 जो है स्टेट और यूटी से आते हैं, मतलब जो आपके राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 250 नहीं निर्धारित हैं, वर्तमान में सिर्फ 245 ही निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, राज्यसभा में 225 जो है वो स्टेट के थ्रू आते हैं, 8 यूटी के थ्रू आते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए राज्यसभा क्या होता है, यहाँ पर जो आपके सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, जैसे लोकसभा में एमपी होते हैं, ये राज्यसभा में भी एमपी होते हैं, लेकिन उनको हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। राज्यसभा में जैसे आपके इलाके में, आपके शहर में कोई विधायक होंगे, तो जब आप उन विधायक को चुनेंगे, जैसे स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव, तो उस विधायक को वहाँ पर आप भेजेंगे, अपने स्टेट में भेजेंगे, तो वो विधायक क्या करते हैं कि वो अपने ही में से, जैसे सपा का आपने कई मान लीजिए सपा पार्टी है, तो उसके लगभग आपने 125-30 विधायक भेज दिए। ठीक है, अपने सब लोग चुन के उत्तर प्रदेश से, तो सपा वाले कुछ विधायक मतलब वहीं उसी में से एमपी को चुनते हैं। ठीक है, तो जो एमपी को चुनते हैं, मतलब सपा वाले सोचते हैं ये आदमी अच्छा है, तो उनको एमपी बना दिया जाता है, या जो सपा पार्टी में वो विश्वसनीय व्यक्ति होता है, या आप सबके बीच में जो विश्वसनीय वो उसका नेता होता है, उसको बना दिया जाता है, तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो वो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। क्या, इनडायरेक्ट प्रोसेस, पहले आप विधायक को चुने, तब विधायक जाके एमपी को चुने, ये राज्यसभा की बातें होती है। ठीक है, अब देखिए लेकिन इसमें क्या होता है, ये जैसे ये तो स्टेट में भी होता है, ये यूटी में भी होता है। कैसे यूटी में होता है, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में भी आपका कई ऐसे एमपी हैं जो आपका वहाँ से जाते हैं, कहाँ से, यूटी से जाते हैं, कहाँ पर, ये आपके ये दिल्ली में और पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में, ये 3 ही जगह जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में। अब मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, अब देखिए मनोनीत सदस्य का कॉन्सेप्ट कैसे आया। मनोनीत सदस्य का कॉन्सेप्ट, इसका एक हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के रखा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये देखा जाता है कि उस फील्ड का कोई जानकार हो तो वो वहाँ पर जाए। ठीक है, जैसे ये राज्यसभा में होता है, जो हम एमपी भेजते हैं, हम विधायक भेजते हैं, फिर विधायक एमपी भेजते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है राज्यसभा में, अगर हम टोटल लेके देखें तो टोटल में क्या होता है, ये देखा जाता है कि हो सकता है उनकी कैपेबिलिटी ना हो जनता को समझाने की, तो ऐसे ही उनकी कैपेबिलिटी, जैसे सभी लोग जनता को नहीं समझा सकते, इसीलिए हम सब क्या करते हैं, विधायक को भी भेजते हैं, तो विधायक उनको चुन लेते हैं। ऐसे होता है मनोनीत सदस्य में। ये मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, कुछ अपने फील्ड में ज्ञाता होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लिए। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को आपको राज्यसभा में भेज दिया गया और कोई विवाद हुआ। विवाद कैसा हुआ, मान लीजिए क्रिकेट को लेकर कोई विवाद हुआ और कोई समिति बनानी है, तो उस समिति को जो बनानी है, तो उसमें अगर मेंबर, संसद के मेंबर को, कुछ सदस्य को चुनना है, तो उसमें किसी को चुनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी ऐसे सदस्य मतलब सांसद को चुनेंगे, एमपी को चुनेंगे जिसको क्रिकेट के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो। ऐसा तो
करेंगे नहीं, जिसको थोड़ा सा बहुत नॉलेज होगा उसको चुन लेंगे। तो सचिन तेंदुलकर मान लीजिए एमपी हैं तो उनको चुन लिया जाता है, ठीक है। वो तो ये 12 ही सदस्य में से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल देखा जाता है कि वो विज्ञान, साहित्य, खेल किस में को महारत हासिल हो उसमें। तो सचिन को ही उस समिति का, जो क्रिकेट विवाद का एक समिति बना था, उसका सदस्य बना दिया जाता है, क्योंकि सचिन को जानकारी है उस मामले में कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, तो वो डिसीजन थोड़ा सा अच्छा ले पाएंगे। तो इसीलिए बना दिया जाता है कि मतलब 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनका कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। और यही देखिए, एक होता है फंक्शनल पार्लियामेंट। फंक्शनल पार्लियामेंट या कार्यात्मक संसद क्या होता है? देखिए, कार्यात्मक संसद या फंक्शनल संसद यही बोला जाता है, क्योंकि यह आपका लोकसभा में नहीं होता है, ये सिर्फ राज्यसभा में ही अप्लाई किया जा सकता है फंक्शनल संसद। तो फंक्शनल संसद क्या होता है? यही होते हैं जैसे कोई चीज़ मतलब जो अभी हमने एग्जांपल दिया कि कोई चीज़ विवाद हुआ और उस विवाद के विषय में कोई एमपी जानकारी है किसी को, जैसे सचिन को क्रिकेट के बारे में जानकारी है, तो वो आपका वहाँ पर हो सकता है। तो ये फंक्शनल, अगर फंक्शनल पार्लियामेंट पूछा जाए कहाँ पर होता है, या कार्यात्मक संसद, लोकसभा में नहीं राज्यसभा में ही होता है। अब देखिए चुनाव क्या होता है। विधानसभा चुनाव के निर्वाचन सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यों की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। देखिए ये तो क्या, जैसे लोकसभा का जो ये राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये सब सेम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। यही जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे इसका भी चुनाव होता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पर संसद में देखिए दो तरह से होते हैं, एक आपके जो चुन के आते हैं, एक इलेक्ट होके आते हैं। तो ये 12 लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में पहले था 2 लोग इलेक्ट होके, लेकिन उसको अब समाप्त कर दिया गया। तो राज्यसभा में ही ऐसा है कि यहाँ पर नामित भी होते हैं और यहाँ पर उनका इलेक्शन भी होता है। तो देखिए नामित वाले राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित करता है और नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा विषय में संबंध में जानकारी हो। तो ठीक है, तो ऐसे ही सदस्य को नामित करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे किसी भी सदस्य को नामित कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही सदस्य को नामित करते हैं जिनको किसी के विषय में जानकारी हो, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए, जो ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं, क्या ये मिनिस्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? ये आपसे ये तो जानते हैं, जो ये आपका 225 सदस्य में से हैं, ये 8 यूटी में से ये सब बन ही सकते हैं। लेकिन ये जो 12 सदस्य मनोनीत है, जैसे सचिन तेंदुलकर है ये, और या रेखा जी है, या बहुत से लोग हैं जो मनोनीत हुए हैं, तो वो क्या वो कैबिनेट के सदस्य मंत्री बन सकते हैं? तो बताइए बन सकते हैं कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मनोनीत किए गए हैं तो वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, वो मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए इतना आपको राज्यसभा के बारे में मतलब मोटा मोटा इतना आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में नामित किया जाता है व्यक्ति 12 सदस्य, लेकिन जो अमेरिका का सीनेट है वहाँ पर नामित नाम का कोई वो नहीं है, ठीक है। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें पूरा एकदम डिटेल में, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए बस। वहाँ पर नामित जैसे हमारे यहाँ 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं लोकसभा के बारे में जानते हैं। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। 550 निर्धारित की गई है संख्या, 530 राज्यों से 20 संघ से। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 543 सदस्य हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। 524 सदस्य राज्यों से, ठीक है, 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य आपका संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। कितना? 543 सदस्य राज्यों से और 524 राज्य से और 19 सदस्य संघ राज्य मतलब यूटी से आते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, इसमें क्या होता है,
देखिए, प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 18 वर्ष से सभी, देखिए जब आप क्या होता है 18 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या होता है आप चुनाव मतलब वोट दे सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 वर्ष था, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन था, कौन सा 61वां संविधान संशोधन, उसमें 1988 में ये 21 वर्ष से घटाकर कितना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अब कैसे इसमें होता है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी का जो आपका प्रतिनिधित्व होता है। तो इसका कौन सा कौन सा इसमें अधिनियम था, अधिनियम 1965 है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो आपके जो संघ राज्य, जैसे राज्य में जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ से लोग चुन के जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में 80 सीट है ना, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। ऐसे दिल्ली से भी, पुडुचेरी से भी, हर जगह से संघ राज्य क्षेत्रों से क्या होते हैं सदस्य चुनकर जाते हैं। अब देखिए मनोनीत सदस्य, इसमें बहुत देखा जाता है। 2020 से पहले दो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों लोकसभा के लिए नामित किए जाते हैं। बट 25 जनवरी 2020, याद रखिएगा 25 जनवरी 2020 से इसको प्रभावी नहीं रहा, मतलब यह हटा दिया गया। लेकिन कब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन 104वां, ठीक है 104वें संविधान अधिनियम द्वारा 2019 में, ठीक है 2019 में इसको हटा दिया गया कि अब आंग्ल जो भारतीय सदस्य होंगे 2, वो आपका मनोनीत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ राज्यसभा और लोकसभा की बात। अब देखिए लोकसभा की चुनाव प्रणाली, देखिए रोज लोकसभा में जो चुनाव प्रणाली होता है वो सिंपल ही होता है, आप सभी जानते होते हैं होंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब इसका जो आपका ये इसमें सीटों का जनसंख्या के आधार पर होता है, कि मतलब ये बताया जाता है कि वहाँ की जनसंख्या अगर 60 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि किसी राज्य की जनसंख्या 60 लाख तो होनी चाहिए। ठीक है, उसी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। कैसे, जैसे राजस्थान तो हमसे बड़ा है, ठीक है महाराष्ट्र भी हमसे बड़ा है, मध्य प्रदेश भी हमारे एरिया से बड़ा है, लेकिन सीट हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों है, हमारे यहाँ 80 सीटें हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र से हम छोटे हैं एरिया में, लेकिन जनसंख्या देखा जाता है, एरिया नहीं देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जैसे आपके दक्षिण भारत के राज्य वो कहते हैं, वो हमेशा अपोज करते रहते हैं कि वहाँ के लोगों का ज़्यादा वो दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत के लोग क्या होते हैं, जनसंख्या इधर ज़्यादा है, दक्षिण भारत की तरफ कम है। तो मतलब कोई भी नेता आएगा, कोई भी मिनिस्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो उसका ज़्यादा फोकस उत्तर भारत पर ही रहेगा। क्योंकि वो देखिए कोई भी नेता कितना भी हो, लेकिन उसको वोट बैंक की चिंता अपने ज़रूर रहती है। ठीक है, कि उसका वोट बैंक ना खराब हो, तो इसीलिए वह अपने वोट बैंक के लिए कम से कम थोड़ा सा तो टिल्ट उत्तर भारत की तरफ रहेगा ही, क्योंकि उसको एक ही प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से ही 80 सीटें मिल जा रही हैं, जो कि उसको 4-5 राज्यों को मिला के मेहनत करना पड़ेगा। छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको अगर मिलाया जाए तब जाके उतनी सीट नहीं होगी जितना सिर्फ उत्तर प्रदेश में अकेले है। तो इसीलिए कोई भी नेता हुआ, कोई भी चाहे जो इंडिया का पहले से अभी तक जो भी नेता हुए, सबका ज़्यादा जब फोकस, प्राइमरी फोकस कहाँ पर रहता है, उत्तर प्रदेश पर ही रहता है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से मोदी जी तक सभी लोग की कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही मतलब बनाते हैं। क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश के बनाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश, ये मत समझिएगा वो दिल्ली से कम भी नहीं है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिल्ली को टक्कर दे देते, मतलब दिल्ली को जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से ही होता है, इतना जान लीजिए। तो जनसंख्या के आधार पर ये प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन,
सदन में 1952, 62, 72 और 2000 में परिसीमन, देखिए परिसीमन जो होता है उसी के आधार पर वो डिवाइड किया जाता है कि कहाँ पर कितना आपका जनगणना है, कितनी सीटें कितने कहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जो आरक्षण मिलता है ऐसा थोड़ी है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इस धर्म को, मुस्लिम धर्म को इतनी सीटें मिल गई, हिंदू धर्म को इतनी सीटें मिल गई, या क्रिश्चियन या सिख को इतनी सीटें, ऐसा नहीं कभी सुना होगा। हमेशा सीटों का जाति के आधार पर होता है, ठीक है। वो अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को अलग रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किसके लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित कर दी गई है, ठीक है। प्रारंभ में सिर्फ ये 10 वर्षों के लिए था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रारंभ में यह 10 वर्षों के लिए, लेकिन याद रखिए किसकी हिम्मत है कि वह थोड़ा सा इसको मतलब ये जब संविधान बनाने वाले खुद ही कहे थे कि इसको 10 वर्ष के लिए रखिएगा, इसके बाद हटा दीजिएगा, लेकिन किसी ने इसको हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि सबको अपने वोट बैंक का डर रहता है, अगर हटाएंगे तो वो गलत वो जाएगा समाज में, मतलब उस सोसाइटी के हिसाब से कि ये उन्होंने हटा दिया जो आरक्षण है, ठीक है। तो किसी ने हटाया नहीं और ये चलता ही रहा, अभी तक 75 साल हो गए, अभी तक ये चलता ही रहा। इसके हर 10 वर्ष बाद बढ़ा दिया जाता था, मतलब जैसे 50 है अब 60 हो गया, फिर कहें अच्छा 70 में हटाएंगे, 70 नहीं, अच्छा 90 में हटा देंगे, 90 नहीं अब 2020 में हटाएंगे, 20 नहीं अब जानते कितना, अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 30 तक आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए रहेगा, 2030 तक। ये देखिए फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम, ये क्या है? ये राज्यसभा में नहीं है, ये राज्यसभा में याद रखिए नहीं है, राज्यसभा में तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व उसमें तो है ही नहीं है, ये लोकसभा में होता है। राज्यसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है राज्यसभा में, लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, लोकसभा में नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है, ठीक है, लोकसभा में ये अनुपातिक नहीं है, ठीक है, लोकसभा में ये यहाँ पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या आप कहिए ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। लोग जी इसके तहत लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत ये होता है कि जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य का एक भूभागीय क्षेत्र जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचित क्षेत्र कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे समूहों में वो डिवाइड होते हैं कि यहाँ के ये लोग होंगे, वहाँ के वो होंगे, वहाँ के वो होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको मतलब थोड़ा सा आज, अब अगर आप इसको जितना पढ़ाया हूँ इसको आप जाके लक्ष्मीकांत एक बार पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और मिलेगा, ठीक है। इसको मैं धीरे धीरे करके ख़त्म ही कर दूंगा, लेकिन आप इस सब के बारे में अगर जो चीज़ें ना समझ में आई होगी उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।